नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज इंडियन नेशनल न्यूज के आज के इस अंक में आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, इस्तकबाल, जो मर्जी आप चाहें। चर्चा तो यद्यपि हम कहीं ना कहीं वही रोजगार से संबंधित करना चाह रहे थे आज भी, और चाह रहे हैं और की भी जाएगी। जो जीडीपी का आंकड़ा आया था -23.9% का, लेकिन उसके अतिरिक्त क्योंकि उस जीडीपी से ध्यान भटकाने के लिए जो आजकल रिया ही रिया हो रहा है, अर्थात जो कुछ मीडिया कुल मिलाकर रिया के पीछे लगा हुआ, और रिया के पीछे जाने में या रिया को कवर करने में जो मीडिया के कुछ अंग का ही मैं नाम लूंगा, जो अपनी भाषा पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल खो चुके हैं, जो सरेआम गालियों का उपयोग कर रहे हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। रोजगार या जीडीपी को लेकर चर्चा इसलिए क्योंकि कल पहले आपको ध्यान होगा ताली और थाली बजाई गई थी कोरोना भगाने के लिए प्रधानमंत्री जी के आवेदन पर या निवेदन पर, लेकिन कल उत्तर प्रदेश में और बिहार में कई जगहों पर युवाओं ने, लोगों ने तालियां और थालियां बजाई रोजगार की मांग को लेकर। हो सकता है उनके पीछे कुछ राजनीतिक सहयोगबाजी रही हो, कुछ राजनीतिक दलों ने उन्हें प्रेरित किया हो, लेकिन वास्तविकता तो है कि उन्होंने ताली और थाली तो बजाई, और वो भी रोजगार की मांग को लेकर और किसी चर्चा को लेकर नहीं। लेकिन सबसे पहले एक और जो खबर उत्तर प्रदेश से, विशेष रूप से मैं कहूंगा कि यदि पिछले कुछ समय के दौरान अगर देखा जाए तो लखीमपुर खीरी क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं एक गढ़सा बन गया है। पिछले कुछ दिनों में जो सबसे ज्यादा खबरें आई अपराध के लेकर, चाहे वो बच्चियों से बलात्कार के विषय को लेकर हो या कुछ भी हो, वो आई लखीमपुर खीरी से। अब एक और बड़ी दुखद घटना, लखीमपुर उत्तर प्रदेश में 3 बार विधायक रह चुके, 2 बार निर्दलीय विधायक और 1 बार 1993 में समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके निर्वेंद्र कुमार मिश्रा उर्फ मुन्ना की पीट कर हत्या कर दी गई। यद्यपि फिर वही उबाल लेने वाली बात, राजनीतिक गलियारों में फिर एक शब्द गूंजने लगा है कि ब्राह्मण मुक्त उत्तर प्रदेश। समझ नहीं आ रहा है कानून व्यवस्था क्यों इतनी बिगड़ रही है, या शासन प्रशासन क्यों उस पर लगाम लगाने में नाकाम हो रहा है। ये अब कम से कम समझ से बाहर का विषय होता जा रहा है। मैं बताता चलूं, निघासन विधानसभा क्षेत्र से 2 बार इंडिपेंडेंट चुने गए निर्वेंद्र कुमार मिश्रा जी, 1989 में, 1991 में और 1993 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। लेकिन दुखद, हालांकि जमीनी विवाद को लेकर ये झगड़ा हुआ जो कुछ भी, और वहाँ पर ये तहसील पलिया का मामला है, शायद संपूर्ण नगर पुलिस स्टेशन या थाना पड़ता है, उसके अंदर ये दुखद घटना घटी। हालांकि जो एसपी हैं सत्येंद्र कुमार जी, उनके अनुसार कि भाई वो झगड़े में गिर गए और गिरने से उनकी मौत हो गई, ऐसा कहना है उनका जो बयान आया है। और उसमें उनके जो बेटे हैं संजीव कुमार, वो भी भयंकर रूप से घायल हुए हैं। इस समय अस्पताल के अंदर भर्ती हैं संजीव कुमार जी, लेकिन बदकिस्मती से निर्वेंद्र कुमार मिश्र उर्फ मुन्ना जी का देहांत हो गया है। इस सारी चीज़ों के अंदर उनका विवाद चल रहा था। समीर गुप्ता जो है वहाँ पर कोई राधे श्याम जी हैं, उनसे चल रहा था। वो हथियारों से लैस होकर, हालांकि मामला अभी न्यायालय में है, वो हथियारों से लैस होकर वहाँ आए कब्जे को लेकर। उस दौरान धक्का मुक्कम हुई, और उस धक्का मुक्की में कहते तो यह कि उनके ऊपर हमला किया गया तरीके से। लेकिन जो भी हो, कुल मिलाकर ये है कि पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मिश्रा उर्फ मुन्ना अब हमारे मध्य नहीं है। अब चाहे आप इसको ब्राह्मण मुक्त प्रदेश का नाम ले या कानून व्यवस्था की लचर व्यवस्था का नाम ले, जो भी ले, अब मैं तो यही कहूँगा इंडियन नेशनल न्यूज़ की तरफ से उनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब एक चर्चा, हमने कुछ लोगों से चर्चा करने की बात की और कल आगे इस विषय में और आपसे चर्चा करेंगे। यद्यपि कल हमने चर्चा की भी थी कि जो जीडीपी का मसला आया था, जो कि -23.9% थी, जिसके अंदर की जो ग्रोथ थी हमारी वो घटकर रह गई थी। अप्रैल से जून के तिमाही की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, इसी 2020 की।
तो वो गिर गई थी नीचे, -23.9% जो थी वो ग्रोथ जो थी वो घटी। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र 50.3% वो डाउन आया था। मैन्युफैक्चरिंग में 39.3% का 39.3% का गिरावट थी। और जो इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर आदि का जो क्षेत्र था वो उसमें 7% अर्थात 7% का गिरावट आई थी। हाँ, एक क्षेत्र था जो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री और फिशरीज का है, उसके अंदर जरूर बढ़ोतरी रही 3.4% की। अब लेकिन इसमें में एक और चर्चा चल पड़ी है, मैं यहाँ ये भी चर्चा आपको बताता चलूँ कि शायद अब आगे आने वाले भविष्य में फॉरेस्ट्री के क्षेत्र के अंदर, वनों के क्षेत्र के अंदर भी आपको चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नाम हो या उसका निजीकरण का नाम ले दीजिए, अब उस क्षेत्र में भी निजीकरण आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, गौर कीजिएगा। चलिए, मैं क्यों ये सारी चर्चाएं कर रहा हूं, इसके बाद हुआ ये है कि कल उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों के ऊपर ताली और थाली बजाई गई, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, और रोजगार की मांग को लेकर बजाई गई। मैं आपको एक वीडियो दिखाने का प्रयास करता हूं, आप पहले वो वीडियो देखिए और फिर उसके बाद बताता हूं कि ऐसा मैं क्यों कर रहा था। देश के नौजवान रोजगार के लिए लालायित है, दिल्ली की सरकार रोजगार देने में विफल गई है। उन्होंने वादा किया था, चुनाव मैनिफेस्टो निकाल दीजिए, उन्होंने कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 1 करोड़ नौजवानों को। मैं हिंदुस्तान में जाकर के हर कोने में पूछता हूं, कोई नौजवान है मुझे बताएं कि दिल्ली की सरकार ने रोजगार दिया है? हिंदुस्तान में कोई नौजवान नहीं मिल रहा जो कहता हो कि दिल्ली की सरकार ने उनको रोजगार दिया है। क्या ये झूठे वादे करने वालों पर भरोसा कर सकते हैं? उनकी झूठी बातों पर भरोसा कर सकते हैं? नौजवानों का भविष्य न हो, माताएं बहनें सुरक्षित न हो, किसान बेहाल हो, और फिर भी कांग्रेस वाले उनकी वोट मांगने की हिम्मत कैसे होती है, मुझे तो यही ताज्जुब होता है। अरे बेशर्मी की कोई हद तो होती है। तो ये आपने अभी वीडियो देखा जिसमें प्रधानमंत्री जी का वीडियो है, हालांकि कई वर्ष पुराना है, 4-5 वर्ष पुराना वीडियो है, जिसमें वो रोजगार की बात कर रहे हैं। अब उसी रोजगार को लेकर आप देखें तो जो हमारे यहाँ जो इस समय रोजगार की जो ये लॉकडाउन की स्थिति चली, इसमें तो कम से कम 1,89,00,000 1.89, ठीक है जी, तो 1,89,00,000 अर्थात 89, मैं बार बार कई बार हिंदी और इंग्लिश इसलिए बोल देता हूं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, जो नई जनरेशन आ रही है उसको हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी के ऊपर भरोसा है। तो वो हमारे पक्के रोजगार, पक्की नौकरियों की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मैं कच्ची या मजदूर या दिहाड़ी मजदूरी इन सब की, या जो प्राइवेट सेक्टर में मजदूर टाइप लोग होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो बेचारे मजदूरी कर कर अपना जीवन यापन करते हैं। 1,89,00,000 रोजगार नौकरियां खत्म हो गई हैं, जा चुकी हैं। और वैसे अगर कुल मिलाकर बात करूं तो 14 करोड़ नौकरियां गई इस दौरान, यद्यपि कहा जा रहा कि 9 करोड़ उसमें से वापस मिल गई हैं या लोगों ने ज्वाइन कर ली है कुल मिलाकर। तो ये स्थिति रोजगार की है हमारे यहाँ पर। हालांकि 2015 में जो प्रधानमंत्री का कौशल विकास वाला कार्यक्रम था वो चला, अर्थात जिसको स्किल डेवलपमेंट कहते हैं। 68 लाख लोगों को कौशल विकास की जो ट्रेनिंग दी गई, और उसमें से जो नौकरी मिली वो मात्र 23 लाख लोगों को नौकरी मिली या रोजगार मिला। 23 लाख को ओनली, आप देख लीजिएगा। अब हालांकि कल सरकार ने जो रेलवे के लिए कहा है कि 1.40 लाख 1,40,000 नौकरियों के लिए परीक्षाएं ली जाएंगी अगस्त के महीने में। यद्यपि पहले 2.5 लाख नौकरियां खाली बताई जा रही थी। अब एक चीज मुझे बताइए, आपने परीक्षाएं तो आप ले रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। याद होगा आप लोगों को 2018 में भी
परीक्षाएं ली गई थी, जिन्होंने पास किया हुआ है, आज तक किसी को नौकरी मिली नहीं मिली। 2019 में जिन्होंने रेलवे की नौकरियों के लिए अप्लाई किया, वो आज भी एडमिट कार्ड अर्थात प्रवेश पत्र का इंतजार कर रहे हैं। अब इसका क्या होगा, इस परीक्षा का दिसंबर का, आप खुद सोच सकते हैं। देखिए, मैं फिर कहूं, आप लोग कह सकते हैं कि भाई हम सारी खामियां गिना रहे हैं। बिल्कुल हम खामियां गिना रहे हैं। बार बार हमारी वही बात है कि ना हम दुश्मन हैं सरकार के, ना पैरोकार गुनहगार के। और क्योंकि सहमति और असहमति सदैव सत्ता के निर्णयों से होती है। और कीजिएगा, हमारी किसी से बैर नहीं है, किसी से दोस्ती नहीं है। जो सत्य है वो आपके सामने परोसेंगे। हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा जितना भी लाएं, कम लाएंगे, सीमित मात्रा में लाएंगे, लेकिन आपके सामने सच्चाई जाहिर करने का प्रयास हमारी तरफ से रहेगा। एक और जो आंकड़ा आ रहा है वो आपको तो मालूम ही है, जो बेरोजगारी का आंकड़ा है, जो बेरोजगारी का अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है 6.1%, 6.1%। कहा जाता है कि पिछले 45 वर्षों का सबसे नीचे का आंकड़ा है। यद्यपि कई लोग बीच बीच की बहुत सारी चीज़ें गिना देते हैं, उसके अंदर भी कई लोग गिनाते हैं कि भाई, या जैसे अभी पार्लियामेंट सेशन की बात चल रही थी कि भाई उसमें प्रश्नोत्तरी काल नहीं है, तो कई चीज़ों को घाल मिल करके राजनीतिक दल, आपको मालूम है कि अपने अपने अनुसार प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। कहा जाता है कि भाई इतना रिसेशन तो उस समय भी नहीं आया जब 1975-71 का भारत पाक युद्ध हुआ था, और उस समय भी हालांकि 15 दिन ही वो युद्ध चला था, लेकिन उस समय की परिस्थितियों में और आज में नेचुरली अंतर बहुत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये जो मैं डाटा प्रस्तुत कर रहा हूँ, हालांकि इसी में जो जुलाई में जो बेरोजगारी का, ये CMIE जो हमारा सोर्स है, मैं उसके आधार पर बता रहा हूँ। ये नहीं कि हम कोई अपनी तरफ से लफयाजेबाजी कर बैठ रहे हैं। जुलाई में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है, क्योंकि युवा को आज के समय में अगर हमारे पास रोजगार नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, काम नहीं होगा, कहां से परिवार पालेंगे प्रभु। और इसी बेरोजगारी की स्थिति के कारण, इसी के कारण आप देखिए 2019 में भी, उस समय तो रिसेशन नहीं था कम से कम, या ये महामारी का दौर नहीं था, 45,000 से ऊपर आत्महत्याएं की थी लोगों ने। और ये तो उससे भी ज्यादा भयावह दौर है साथियों, अंदाजा लगाइए। मैं इसलिए बार बार इस चीज की चर्चा कर रहा हूं। लेकिन वही जो मैं कह रहा था कि 2019 में 2020 में जो जुलाई में वो 7.4% अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का जो प्रतिशत है, और अगस्त में अभी आज के 8.3%, अर्थात 8.3%। अब तो सितंबर चल रहा है, पिछले महीने की बात है ये। तो इन सब चीज़ों से उबरने के लिए लोगों के मन के अंदर शंका है कि हम लोग कैसे करेंगे। हालांकि सरकार ने तो वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे। इस प्रकार 6 वर्षों के अंदर 12 करोड़ नौकरियों का मामला आ चुका है। अब 12 करोड़ में से आपने दी कितनी नौकरियां हैं, ये आप स्वयं देख सकते हैं। हालांकि अब कल एक और चीज़, एक बड़ी अजीब सी चीज़ रही 2 दिन पहले, वित्त मंत्रालय का जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है, वहाँ से एक सर्कुलर जारी हुआ। उस सर्कुलर के अनुसार नए जॉब क्रिएशंस पर बैन लगा दिया गया था, और बैंकों आदि के अंदर भी वो चीज़ थी। हालांकि वो बात अलग है कि कल शायद जब इसकी कुछ छिछालेदारी हुई इस नाम पर कि भाई नहीं, लोग तरीके से समझ नहीं पाए, तो एक स्पष्टीकरण आ गया कि नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है इन चीज़ों जॉब क्रिएशंस के ऊपर। अब आप खुद ही देखिए, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि वर्तमान में हमारी सरकार कहीं कंफ्यूज है? जो हमारा नागरिक, जो आज का युवा है, वो तो कंफ्यूज है ही। उसको हम लोग कब तक हिंदू मुसलमान या भारत चीन या भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दों में अटकाए रखेंगे? कुछ भी नहीं है तो आज का दौर है ही। आपको मालूम है कि हम लोग रिया के पीछे पड़े हुए। जॉब तो नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, ठीक है, पैसा नहीं आ रहा, धंधा नहीं हो रहा, बस रिया जरूर जिंदा है कि रिया के पीछे लगे रहिए। जैसे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक ये ही मसला बचता है,
यद्यपि उसके भाई के बारे में कहा जा रहा है कि उनके भाई को नेशनल जो नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो है उसने गिरफ्तार किया है शोविक को, लेकिन उनके पास ध्यान रखिएगा कि उनके पास ड्रग्स नहीं मिली हैं, ड्रग्स बरामद नहीं हुई हैं, ये भी गौर कीजिएगा। अब इस समय शोर मच रहा है कि बहुत जल्दी रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बात चल रही है सुशांत सिंह, उसने सब इसमें उलझे पड़े हैं और ऐसे बता रहे हैं लोग आकर टीवी पर और रिपोर्टर्स भी और बाकी की सेलिब्रिटीज भी कि जैसे जिस समय सुशांत ने आत्महत्या की या कुछ लोगों के अनुसार अगर हत्या हुई तो वो लोग वहीं बैठे थे, जैसे आंखों देखा हाल, वो लाइव टीवी पर कमेंट्री कर रहे हो बैठकर। इस प्रकार के उन लोगों के बाइट्स आ रहे हैं। और देखिए आज की पत्रकारिता का दौर, मैं क्षमा चाहूंगा, जो सत्य है उसको बताना पड़ेगा। एक चैनल के पत्रकार महोदय गए और मैं कहूँगा धक्का मुक्की कह लीजिए, मार पिटाई करके हटा दिए गए वहां से। आप जबरदस्ती किसी व्यक्ति के मुंह के अंदर माइक घुसेड़ेंगे क्या? ये पत्रकारिता रह गई है क्या? और फिर उसके बाद जब आपकी वहां से बेइज्जती होकर निकाल दी गई तो उसको एक ऐसा बताया जा रहा है पता नहीं जैसे देश की आजादी के अंदर बहुत बड़ा संघर्ष करने वाला कोई बलिदानी व्यक्ति हो। और उससे भी घटिया चीज, मैं बार बार जिस चीज को पहले भी कहता रहा हूं कि हम लोग की कहां आ गए हम लोग, और कहां गए वो लोग कि जिनकी भाषा के अंदर भी सभ्यता झलकती थी। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने आप को बड़ा पढ़े लिखे कहने वाले लोग, बड़े सभ्य लोग जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गाली गलौज का प्रयोग कर रहे हैं, अब उससे निकलकर वो टीवी चैनल पर आ गई। पिछले कुछ दिन पहले था, आपको याद ही होगा, एक डिबेट के अंदर एक हमारे पूर्व फौजी महोदय ने, एक जनरल साहब ने मां बहन की गाली दे दी थी वहां पर। अब उसको भी छोड़िए, रिपोर्टर महोदय इनका गाड़ी का पीछा करते फिर रहे हैं रिया केस के अंदर, सुशांत सिंह केस के अंदर, और वहां पर जाकर वो गालियां दे रहे हैं मां बहन की। और उससे भी बड़ी चीज ये कि जब टीवी दिखा रहा है उसको बाद में, तो क्या उसको बीप नहीं किया जा सकता था? क्या उस भाषा को, उस शब्दों को वहां रोका नहीं जा सकता था? लेकिन नहीं, रोकना तो दूर की बात है प्रभु। किसी भी प्रवक्ता ने या किसी अन्य व्यक्ति ने कहीं इसका विरोध भी नहीं किया। बात फिर वही है, ऐसे ही चलेगी दुनिया। यही देंगे हम अपने युवाओं को, यही देंगे हम आने वाली पीढ़ी को, यही ज्ञान बांटेंगे हम समाज को। यही चैनल्स का स्तर रह गया है। और उस चैनल के विरुद्ध मजे की बात यह है कि किसी भी संस्था ने कोई एक्शन लेना अभी तक गवारा नहीं किया है। हालांकि ये बात सब धुल भी गई और धुल जाएगी, हम जैसे कुछ लोग उठा देते हैं, चर्चा कर देते हैं। और इसी कड़ी के अंदर हालांकि हमने जो कल आपको भी पता कि शिक्षक दिवस था, वो कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, तो हमने बात की उस विषय को लेकर। उसका भी हम आपको वीडियो क्लिप दिखाएंगे, आप देखते रहना। लेकिन अभी मैं इसी, जब रिया हो रहा है तो इस रिया की कड़ी में मैं एक बात और जोड़ दूं यहां पर। दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी भी इसी ड्रग्स केस में अरेस्ट हुई हैं, गिरफ्तार हुई हैं। उसकी चर्चा मीडिया क्यों नहीं दिखाता, मेरा तो सवाल इतना सा है। उसकी भी चर्चा होनी चाहिए, रागिनी द्विवेदी, और उसका भी कनेक्शन आदि जो उसके कुछ मैटर्स को लेकर कोई दिल्ली से भी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन रागिनी को भी ड्रग्स के अंदर ही, वो भी प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, क्यों नहीं दिखाया जा रहा? क्या मात्र इसलिए कि उन्होंने रूलिंग पार्टी के लिए, प्रदेश की रूलिंग पार्टी के लिए प्रचार किया था? चुभ सकती है आप लोगों को बात, लेकिन वही है ना कि नाम दुश्मन है सरकार के, ना पैरोकार गुनहगार के। युवा को चाहिए रोजगार चाहिए। हमने गिरती भाषा के स्तर पर भी बात की, और यह भी बात की कि गिरती भाषा के स्तर के अंदर, क्योंकि हम सब लोग आजकल बेशक गुरुकुल परंपरा नहीं है, लेकिन बावजूद उसके गुरुकुल परंपरा ना होने के आज शिक्षकों ने, क्या कहीं अध्यापक वर्ग भी हमें कुछ आज का जो है वो सिखाने में कहीं कमी से चूक गया? मेरे ख्याल से तो नहीं। हम तो नहीं देते गाली, हम तो इस भाषाओं का प्रयोग नहीं करते।
हमने बात की सबसे पहले और रोजगार जैसे विषय को भी लेकर हमने बात की सबसे पहले यति नरसिंहानंद जी से। आप यति नरसिंहानंद जी की ये वीडियो देखिए। हालांकि हमने ऑडियो पे बात की है, मैं क्षमा चाहूंगा वीडियो, हमने ऑडियो क्लिप आपको सुना रहे यति नरसिंहानंद की, ये ऑडियो सुनिए आप। जी यति जी, अब जवाब दें। संस्कारों से कटे हुए कमजोर लोग जी, जो अपनी फ्रस्ट्रेशन इस तरह से निकालते हैं, वही इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई सामर्थ्य तो है नहीं। ईडी बख्शी जी हो या ये जितने भी लोग हों, ये गाली देके ही अपने आप को ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भाई हमारी बात मजबूत है। जी, ये भी जानते हैं कि इनकी बात बहुत कमजोर हो चुकी है सभी लोगों की। जिन जो भी मांगे करते रहे हैं, आज तक मांगी नहीं गई है इनकी एक भी। मैं जनरल साहब के बारे में बताऊँ, जनरल साहब बहुत अच्छे आदमी, बहुत मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन हताश होकर उनकी ये स्थिति मन स्थिति हो गई है। और ये जितने भी लोग मीडिया में बैठ के गाली दे रहे हैं, वो सब कमजोर लोग हैं, संस्कार विहीन लोग हैं और अपनी कमजोरी को प्रदर्शित कर रहे हैं, बाकी कोई वो नहीं है। आप देखिए ना, उस चैनल वालों ने उन गाली को जो 3 दिन पहले पत्रकार महोदय ने गाली दी, उसको बीप तक नहीं किया तो क्या कहें, और किसी ने विरोध नहीं किया इस बात का, उसको उल्टा अप्रिशिएट किया जा रहा है। इसका देखिए इसका कारण है, पत्रकार को जो है तो जो भी जिस चीज से वो मिल रहा होगा, जिस चीज से मेरा टीआरपी बढ़ती होगी, लगता है गालियों से टीआरपी बढ़ेगी, तो वो गालियों से टीआरपी ढूंढ रहे हैं। नहीं तो इनके अंदर ये संस्कार कल शिक्षक दिवस रहा है, तो क्या लगता है कि इनको प्रॉपर शिक्षा नहीं मिली? क्या शिक्षक लोग भी कहीं कमी रह गई? जनरल साहब के बारे में ये कहना कि शिक्षा में तो कमी नहीं रही उनकी, लेकिन हताशाएं हैं, ये हताशाएं हैं जी, और चैनल की टीआरपी भी बढ़ती है जी। जनरल साहब की तो ये हताशा है नहीं, उनकी हताशा। और आज देखना, आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जिस प्रकार अपशब्दों का, महिलाओं के लिए भी भयंकर अपशब्दों का प्रयोग हो रहा है और उसका कोई विरोध नहीं कर रहा। जी जी जी, ये बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है। और ये मतलब ये केवल संस्कार विहीनता है। और ये चैनल तो देखिए, हर तरह से चैनलों का स्तर तो गिरता ही जा रहा है जी। चैनल अब कोई भी ठोस बात करने से छोड़ के सारे चैनल ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जिन मुद्दों का कोई भी सरोकार जो है आज जनमानस से नहीं है। अब बहुत दिनों से देखिए, एक सुशांत राजपूत का जो मामला है जी, वो उठाया जा रहा है जी। वो केवल इसलिए उठाया जा रहा है कि वहाँ पे जो है अब राजनीति के तहत उठाया जा रहा है, बाकी पता नहीं कितने साधु मर गए, कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति मर गए, उन पर चर्चा तक नहीं हो रही जी। ये मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाने से बिल्कुल जो है एकदम पीछे आ गया। मीडिया केवल पैसा कमाने की एक मशीन बन गई है। और मीडिया में जो है, मीडिया सबसे ज्यादा नुकसान राष्ट्रवाद को पहुंचाया मीडिया ने जी, क्योंकि मीडिया कुछ विशेष लोगों से जुड़ के उनकी वाहवाह करने को राष्ट्रवाद समझने लगा है। इसीलिए इतनी स्तर विहीनता आज मीडिया में है, क्योंकि मुद्दों पे आज मीडिया बात नहीं कर रहा है। मीडिया केवल उन चीजों पर बात कर रहा है जिनमें से कुछ राजनीतिक दलों को, मतलब कुछ मीडिया एक दल की तरफ है, कुछ मीडिया दूसरे दल की तरफ है। तो ये संस्कार विहीनता तो मीडिया जो है बढ़ावा तो दे ही रहा है। जिम्मेदारी किसकी फिक्स हो सकती है जी? जिम्मेदारी किसकी देंगे? तो पूरे समाज की, जिम्मेदारी तो पूरे समाज की है। एक भूतपूर्व सैनिक को इस स्तर पर आना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक निराशा, एक हताशा क्रिएट हुई है, और ये सभी की जिम्मेदारी है। इसमें कोई भी बच नहीं सकता, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं जिम्मेदार नहीं। अभी तक हम लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन विशेष रूप से इसमें वो लोग जो है जिम्मेदार है, जिनका काम संस्कार देना था और समाज को अच्छा बनाना था। शिक्षा का काम केवल संस्कार नहीं देना था, समाज के निर्माण में भी शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है जी। जो भारत में खास तौर से सनातन धर्म के धर्मगुरुओं ने भी, और जो शैक्षिक शिक्षा देते हैं, जो विद्यालय वाली शिक्षा देते हैं, वो भी इसमें बिल्कुल असफल रहे जी। आज जो माहौल है जी, आज जो माहौल है उसके लिए सभी जिम्मेदार हैं, शिक्षक वर्ग खास तौर से, धर्मगुरु वर्ग और शिक्षक वर्ग। धर्मगुरु धर्म नहीं समझा पाए और शिक्षक अपनी शिक्षा की उपयोगिता नहीं समझा पाए। यति जी, एक राजनीतिक प्रश्न, राम मंदिर के दौरान एक कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं, उन्होंने एक चित्र बनाया और उसको हर जगह प्रचारित किया और अमित शाह जी को भी भेजा, जिसमें नरेंद्र मोदी जी की उंगली पकड़कर प्रभु श्री राम मंदिर की ओर जा रहे हैं। जी जी जी, आपकी प्रतिक्रिया जान सकता हूँ? क्योंकि किसी बड़े प्रतिक्रिया मैं पहले भी दे चुका हूँ, कई बार मैंने दिया है। ये जब लोग चाटुकारिता करने के लिए सब कुछ खो देते हैं जी, मतलब उन लोगों को तो कुछ कहना है बेकार, उन्हें पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं जी।
उन्हें पता नहीं कि नरेंद्र मोदी कौन है और भगवान कौन है, उन्हें इसका अंतर ही नहीं पता है। उन लोगों के बारे में देखिए ये बहुत ही स्तरविहीन तरह की चाटुकारिता है। इसके बारे में कुछ भी कहना देखिए अपने स्तर को गिराना है। देखिए ये पूरी दुनिया में केवल हिंदुओं के साथ हो सकता है। अगर ये बीजेपी की सांसद ने ना करके किसी और ने कर दिया होता जी, और किसी और नेता के साथ ऐसा फोटो बना होता तो हो सकता है कि पत्नी कितना हंगामा बच रहा होता। हालांकि जमीन पे तो कुछ नहीं हो रहा, टीवी पे बहस चल रही होती जी और बहुत सारे हंगामे हो रहे होते, लेकिन खैर जिसने भी ये किया बहुत स्तर विहीन कार्य किया है और मैं तो मतलब इसकी चिंता करना भी अपने स्तर को गिराना है। ठीक, धन्यवाद जी। हर हर। ये यति नरसिंहानंद जी की ऑडियो थी। अब इसी विषय को लेकर हमने एडवोकेट राजेश शारदा जी से भी फोन पर बात की। आप चलते चलते उनका भी ऑडियो सुनिए और फिर मैं आखिरी क्लोजिंग दूंगा। सुनिए जी। बताएं जी भारद्वाज जी, आपने जो ये बताया है कि जो गिरता स्तर है जर्नलिज्म के अंदर या अभी जो भी लोग जो बड़े बड़े लोग प्लेटफॉर्म पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं वो गाली गलौच और इस लेवल तक उतर आए हैं, तो सबसे पहले तो मैं इसकी जो है बदसर्जना जो कहते हैं उसको यानी कंडेम करना चाहता हूँ इसको जो है, और ये बहुत ही गलत बात है। किसी भी रूप में किसी भी जगह में इस बात को जो है नकारा नहीं जा सकता कि ये बहुत गलत है और इसको रोकना जरूरी है। और इसके लिए आप तो अब इस दिशा में और इस तरफ है भी हैं, आप जानते हैं कि इसके लिए एक एजेंसी भी बनी हुई है जिसमें आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं और उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है जी, है ना। यहाँ तक कि उनका जर्नलिज्म का और टीवी चैनल वगैरह के लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं अगर ये इतना ऑब्जेक्शनेबल या हैबिचुअली वो लोग पाए गए इस तरह की चीजें करने के लिए। तो किसी भी रूप में, कानूनी रूप में भी और आपकी सामाजिक रूप में भी और नैतिक रूप में भी किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। ये बात तो सबसे नंबर 1 ही हो गई। अब आपका दूसरा सवाल ये था कि जो है शिक्षकों की जिम्मेदारी और शिक्षकों का प्रभाव जी, है ना। तो आपने जो है व्यक्तिगत प्रभाव को बिल्कुल इसमें गौण कर दिया है और आपने शिक्षकों के ऊपर जो है पूरी जिम्मेदारी डाल दी कि अगर शिक्षक ठीक ढंग से इसको पढ़ाते या उनका ज्ञान ये उनको पास में रहता तो ये स्थिति नहीं आती। नहीं, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ क्या कहीं ऐसी कमी रह गई लालन पालन में? पहले शिक्षक पहले गुरु माता पिता होते हैं, फिर विद्यालय जाते हैं। यस, मैं उन्होंने तो कोई ऐसा ज्ञान या ऐसी कोई शिक्षा दी नहीं होगी इन लोगों को। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि होता क्या है कि जो ज्ञान जो होता है या जो आपकी जानकारियां होती हैं या जो आपका जो है मानसिक ऊपर प्रभाव या आपका जो है चरित्र होता है, इसके निर्माण में शिक्षकों का नो डाउट ये जो है बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन उसके साथ साथ शिक्षकों का खाली हाथ नहीं है। दूसरा अभी स्वीकार किया है कि आज की स्थिति बदल गई है, अब गुरु नहीं है, गुरुकुल नहीं है, अब सिर्फ शिक्षक है। और शिक्षकों का जो रोल है वो भी आज की स्थिति में बहुत कम हो गया हुआ है। तो बच्चे जो शिक्षक हैं यानी कि जो समाज है वो शिक्षा या अपनी जो चीजें होती हैं वो अलग ढंग से ले रहा है। आजकल एक्सप्लोरेटरी हो गए हैं सारे के सारे कि हम खुद ही चीज को जांच पड़ताल करेंगे और खुद ही अपने आप चीज को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इस चीज पर आ गया है। दूसरा ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय में गुरुकुल भी थे या पुराने समय की भी चीजें थी, तो आप देखेंगे कि एक ही गुरु ने, ठीक है ना, दुर्योधन को भी पढ़ाया जी और अर्जुन को भी पढ़ाया जी। तो उस गुरु ने तो पूरा ज्ञान और चित्र निर्माण एक जैसा ही किया जी। तो आखिर क्या कारण था कि उस गुरुकुल के समय के अंदर भी जो है दुर्योधन ने जो है देखिए किस तरह से चित्रहीनता की जो बातचीत करी जी, और लेकिन अर्जुन ने जो है किस प्रकार से समाज निर्माण में और जो है नई नई जो है कीर्तिमान स्थापित किए। तो ये खाली शिक्षक का जो रोल है वो अपना वो पूरा का पूरा काम करता है जी, परंतु ये है कि जो लेने वाला है, जो पात्र है, उस पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो कई बार अगर आपका जो अनुवांशिकी रूप से या आपका जो मानसिक विकृति है जो कि जो है खाली शिक्षा के कारण ही सुधार में नहीं आ सकती है, तो उसका कई बार जो है उत्तर नहीं हो पाता है, तो बहुत सारी चीजों से प्रभावित होता है कोई भी इंसान। तो शिक्षक तो अपना पूरा काम करते हैं। देखो जी, क्लासरूम में मैं नहीं समझता कि कोई शिक्षक या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई शिक्षक आधे बच्चों को गालियां सिखाए और आधे बच्चों को अच्छी बात सिखाने की बात करे, तो ऐसा नहीं है। तो लेकिन ये बात जरूर है कि समाज में गिरावट आ रही है। इस क्षेत्र में बहुत ही सीरियस रूप से काम करने की आवश्यकता है। जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, उसकी बदसर्जना करें जहाँ पर जैसी चीजें आ रही हैं वो चाहे इसमें एक चीज कही जा सकती है कि जस राजा तस प्रजा। बात राजा की या प्रधानमंत्री की नहीं है, बात यह है कि उन चीजों को एक्सेप्टेड और कई बार देखा है कि बड़े बदतमीजी जैसे शब्द कई राष्ट्रीय दलों के जो प्रवक्ता हैं वो आकर लाइव न्यूज चैनल पर देते हैं। क्या वो भी एक कारण नहीं बन रहा? कोई एक ऐसा वर्ग तैयार नहीं होता जा रहा जो कि भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है ऐसा वर्ग?
मैं आपको पंडित जी इस बात में थोड़ी सी ये बात बोलना चाहता हूँ, आपका उत्तर मैं सीधा सीधा ना करके इसको मैं आपको एक स्थिति और बताना चाहता हूँ कि जो ये यथा राजा तथा प्रजा वाली बात है, ये तब थी जब राजा होते थे। ठीक है। अब जो है डेमोक्रेसी है, अब ये उल्टा है, यानी कि यथा प्रजा तथा राजा। जी। अब ऐसा है कार्यक्रम, तो जो प्रजा है वही अपनी राजा चुनती है, यानी कि जो है प्रजा ही है, राजा तो कोई है ही नहीं, प्रजा ही अपने लिए एक प्रतिनिधित्व चुनती है। तो जैसी प्रजा है वैसे ही राजा है और वैसे ही सब चीजें हैं, यानी कि समाज का अंश है सारे के सारे, तो सब अछूते नहीं है, तो सब एक ही बात है वो सारी। तो समाज को सुधारने की आवश्यकता है, राजा और प्रतिनिधि तो अपने आप ही सुधरे हुए आप देख लेंगे जब आपको चीजें सुधरी नजर आएंगी। लिहाजा जो है ये इस प्रकार से मैं इस बात को देखता हूँ। चलिए ठीक है। अब मेरा दूसरा प्रश्न, अब इस विषय को और लंबा ना देखते, दूसरा मेरा प्रश्न इसमें है कि आपको भी मालूम है इस समय कोविड का दौर है, महामारी का दौर है। जी। और सरकार ने एक जो आंकड़ा जारी किया था उसमें हमारी जो GDP है वो -23.9% आई। जी। 1.89 करोड़, जी ठीक है जी, लगभग 2 करोड़ आप समझ लीजिए, जो पक्की नौकरियां हैं वो चली गई हैं। अब प्रश्न ये है कि और आदि अनेकों सेक्टर्स में गिरावट भी आई, और गिरावट खाली कोविड नहीं उससे पहले भी चलती आई। थोड़ा सा राजनीतिक प्रश्न है ये, लेकिन अब प्रश्न ये कि क्या इस मुद्दे को जो आज का युवा है, जो आने वाला वर्ग है, जो अपनी नौकरियों को नहीं पा रहा है या जो खो चुका है, उसको भुनाने में या उसके प्रति सड़क पर आकर डिजिटल तो सब खेल रहे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और सब, क्या ये इस मुद्दे को भुनाने में अगले लोकसभा में के चुनाव के अंदर कामयाब हो जाएंगे या जनता सब कुछ भूल जाएगी तब तक? क्या समझते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके? देखिए, जहाँ तक कि ये बात है, क्योंकि भविष्य में जो होने वाली चीज है, ये भविष्य जब आएगा उस समय जब पहुंचेगी बात तभी पता लग पाएगा। क्योंकि अभी जो चुनाव आने हैं, जो जनरल इलेक्शन की अगर बात करें और आप इन पूरे ओवरऑल की बात करें, तो अभी वो समय है। तो ये इतना बीच का समय इतना ज्यादा है कि इन बिटवीन क्या क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं और क्या क्या बात जो हम देखेंगे। अगर आपकी, मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास जो 1 साल पहले जो मुद्दे थे, आज वो मुद्दे नहीं हैं और कहीं कहीं धूमिल हो चुके हैं। अब मुद्दे वो दूसरे बन के उभर के सामने आ गए हैं। क्या समस्या वैसी नजर आ रही हूँ और जो उसका रिजल्ट वैसा ही हो, लेकिन जो लगता है भूल जाएंगे। मैं कहता हूँ कि उस समय का जो असर होगा, समय का जो है वो उस टाइम ही पता लग पाएगा, अभी कहना मुश्किल है। परंतु जहाँ तक की बात ये है जो कि राजनीतिक दल है, जो मुख्य विपक्षी दल है जैसे कांग्रेस है, क्या इन मुद्दों को भुनाने में असफल लग रही है आपको इस समय भी? खाली डिजिटल से बाहर सड़कों पर नहीं आ पा रहे हैं ये लोग? अभी तक तो मुझे लग रहा है कि किसी किस्म का भी जो अपोजिशन है वो कोई इफेक्टिव नहीं है। ये बात तो मानने की है। मैं ये मानता हूँ कि कोई अपोजिशन कोई इफेक्टिव या अपना जो रोल जिस ढंग से अदा कर सकते हैं वैसा अदा करते नजर नहीं आ पा रहे हैं। तो ये बात तो मैं इस बात को मानता हूँ। ठीक है वकील साहब, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। ये थे एडवोकेट राजेश शारदा जी। अब लेकिन मैं चलते चलते एक जानकारी आपको अंत में और देता चलूं, वो ये है कि सरकार कहती है जी रोजगार सृजन या रोजगार, बात ये, मुझे ये बताइए कि रोजगार कहां से सृजित होंगे, कहां से जनरेट होंगे? यहां तो सब कुछ बिकता जा रहा है। रेलवे प्राइवेटाइजेशन की ओर है। आप मोदी जी का वीडियो वो जो भी कहें उस समय पे, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का दौर है, सबको पता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, भारत पेट्रोलियम जैसी, उनका हाल आपको पता है। BSNL की क्या पोजीशन है वो आपको पता है। एयर इंडिया भी बिकने के कगार पर था, शायद इसकी वजह से अभी थोड़ा बहुत रुक गया, वो भी आपको पता है। तो जिनको जॉब क्रिएट करने थे जिन कंपनियों को, उनको तो मैंने बेच दिया या बेचने की प्रक्रिया में हूं। और प्राइवेट सेक्टर तो साहब आपको पता है कि किस प्रकार से पैसा देता है। सोचिएगा, हम आ रहे हैं आपके बीच के अंदर। और जॉब क्रिएशन की एक बात और करता चलूं कि जो फ्रेट है, जो माल ढुलाई वगैरह होता, इस दौर में 17% कम हुआ है उसका भी, वो भी। और जो फ्रेट से, जो माल ढुलाई से जो आमदनी होती है, उसमें 26% की गिरावट आई है। सीखने को हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिन US के प्रेसिडेंट ट्रंप का हमारे जो भारतीय लोग हैं या मोदी जी हैं, बहुत बड़े प्रशंसक हैं, दोनों की मित्रता की गाथाएं, मैं तो गाथाएं कहूँगा, सुनाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, उसी US के अंदर प्राप्त जानकारी अनुसार
वो ये है कि 4.8 मिलियन जॉब्स जून के महीने में इसी 2020 में क्रिएट किए गए। जहां चाह वहां रहा। अब देखना आपने है कि अब क्योंकि, लेकिन हमें संदेश मिल ही चुका है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। सोचिए, आएंगे आपके बीच में, कल फिर एक चर्चा करूंगा। तब तक के लिए सोचिए, मंथन कीजिए। खाली सोचने की बात नहीं है, इसके अंदर ध्यान रखिएगा। मैं खाली सोचने तक बात नहीं करूंगा, मैं कहूँगा मंथन कीजिए। मंथन से जब हम मथेंगे तो शायद कुछ निकल कर बाहर आए। कल एक और चर्चा पर मुलाकात आपसे होगी। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना भी ध्यान रखिए, बाकी सबका भी ध्यान रखिए। प्रणाम।